अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और सुबह सुबह ऐसा लगता है कि जब अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं तो रंगों की बात हो रही होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आज की सुबह अगर कोई रंग होती तो ये कौन सा रंग होता, कई लोगों को लगता है कि जी हमें तो सिर्फ ग्रे नजर आ रहा है सिद्रा स्मॉग की वजह से, लेकिन दूर कहीं ये रोशनी और ये उम्मीद है कि इस साल के आखिर में कुछ चंद छुट्टियां मिलेंगी जिसमें हो सकता है कुछ और रंग हमारे सामने आ जाए। लेकिन जी एक और चीज जो खतरे का लाल रंग बनी हुई है वो है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, और इससे सभी परेशान नजर आते हैं। मैं भी ऑफलाइन जब इस हवाले से बात कर रही थी तो हमारे मेहमान ने हमसे ये कहा कि सिद्रा इसलिए क्योंकि आप सिंध में रहती हैं, वहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है, वहां पे सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। कल भी मैं वो हेल्थ कार्ड का जब इफ्तिताह देख रही थी पंजाब में, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक एहसास है कमतरी, एक एहसास है महरूमी यहाँ कराचीआइट होने के हवाले से भी होता है। अब इसके लिए सवाल करें तो किससे करें? मिसाल के तौर पर अशिया खुर्दोनोश की तमाम चीजों की कीमतें, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, दूध हो, ऐसा लगता है कि सिंध में, कराची में ज्यादा है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है जी, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल किस तरह कमी की जाएगी इस अशिया खुर्दोनोश में। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि और अशिया हैं और भी दुख हैं जमाने में जिनकी कीमतें पूरे पाकिस्तान में सांझी बढ़ रही हैं। इस पर भी बात करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि जो मिनी बजट का हवाला दिया जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि IMF ने हाथ पांव हमारे मरोड़े हैं और हमें कहा है, हमारा बाजू मरोड़ के कहा है कि ये चीजें तुमने करनी है। कितनी हमारी मजबूर और कितनी वाकई हालात की सितम ज़रीफ इस पे जरा बात करते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं जी आपको ये रिपोर्ट। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है, $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा दी। टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, आपके जो है एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। IMF के आगे सर तस्लीम खम, अवाम पर फूटेगा मिनी बजट का बम। जराये के मुताबिक तरमीमी फाइनेंस बिल में 350 अरब की टैक्स छूट खत्म होगी। टैक्स वसूलियों का हदफ 271 अरब रुपए बढ़ाकर 6000 अरब तक ले जाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी भी हर माह 4 रुपए बढ़ाई जाएगी। फी लीटर लेवी को 30 रुपए तक ले जाने का हदफ रखा गया है। यही नहीं, तरक्याती बजट में भी 200 अरब रुपए का कट लगेगा। बिजली मजीद महंगी करने की भी तजवीज मिनी बजट में शामिल है। इसके साथ साथ आवाम के रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जैसे मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स की छूट खत्म होगी। डब्बों में पैक खाने पीने की अशिया की दरामद पर भी पाबंदी की तजवीज रखी गई है। जराये का ये भी कहना है कि मिनी बजट में 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद की जाएगी। कॉस्मेटिक्स के सामान पर भी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज। इजलास में पुराने करेंसी नोट्स की तब्दीली के लिए वक्त बढ़ाने का भी फैसला किए जाने का इम्कान है। सनत व पैदावार से मुतालिक रिपोर्ट और शुगर सेक्टर में इस्लाहात पर रिपोर्ट्स पेश की जाएगी। जी जनाब, तो ये इस्लाहात हैं। 2 अहम मौजू हैं जिनको मैंने कवर करना है। एक तो नंबर 1 अशिया खुर्दोनोश, और दूसरी तरफ हम जरा बात करना चाहेंगे हाल ही में लॉन्च होने वाले प्राइम मिनिस्टर्स हेल्थ कार्ड के हवाले से, जो बाय द वे ये कह रहा है कि पूरे मुल्क में आने वाले साल तक बलूचिस्तान, KP और पंजाब के तमाम शहरी जो कि अंडर सर्व्ड हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनके पास ये सहूलत मौजूद होगी, बारिंग सिंध। अब सिंध बेचारा क्यों पीछे रह गया, ये भी हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान, मुजम्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो हमारी ऑफलाइन भी गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे चीनी की कीमत कम है, दूध की कीमत कम है, लेकिन सिंध में इन तमाम चीजों की, इन तमाम अशिया की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, कीमतें ज्यादा हैं। इसकी वजह क्या है सर? देखिए सिद्रा, सबसे पहले तो ये कि सिंध ने पिछले 3 साल से कोशिश की कि वो वफाक से मुख्तलिफ हो जाए या वफाक से बिल्कुल अलग हो जाए। आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले मुराद अली शाह साहब की एक तकरीर गुस्से में, और कल बिलावल साहब की भी, और उन्होंने कोशिश की कि एक नहीं 2 पाकिस्तान हर जगह क्रिएट किए जाए और इस हुकूमत को जहां भी हो सके जो है लेट डाउन किया जाए। अच्छा, उसके चक्कर में हुआ क्या कि बाकी पाकिस्तान में तो चीजें सही होना शुरू हो गई, सिंध में उल्टा चीजें खराब होना शुरू हो गई। मैं आपको मिसाल देता हूं,
کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ 1950 روپے میں پورے پاکستان میں گندم ریلیز کی جائے تاکہ آٹا 55 روپے کلو ملے. پہلے تو سندھ حکومت نے 1 مہینہ لگا دیا اس کو کرنے میں. اچھا باقی پنجاب میں اور کے پی میں جب ہو گیا یہ تو وہاں تو آٹے کی قیمت ہو گئی 1100. اچھا سندھ سے جو ہے نا آٹا جاتا ہے بیچارے, یہ جتنا بھی سندھ کے حالات ہوتے ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی فیل کرنے پڑتے ہیں کیونکہ سندھ از دی سورس ٹو بلوچستان. سندھ حکومت نے 1 مہینہ پہلے تو وہ اس کو کیا نہیں کہ کیبنٹ میں اپروول ہے اس کے, پھر 1 مہینے کا جب اپروول کر دیا, آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ روزانہ کی 10,000 ٹن یہ بھی 1950 روپے میں گندم ریلیز کر رہے ہیں لیکن آٹے کا ریٹ نیچے نہیں ہوا. اب یہ گندم کس کو ریلیز کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اس کا فرق بنتا ہے روز کا 19 کروڑ پہ. 19 کروڑ پہ کی جو ہے گندم باہر جو فالتو گندم جو ہے جس کسی کو فائدہ دیا جا رہا ہے. اچھا پنجاب حکومت نے کیا کیا اس کے لیے, جب پنجاب حکومت اپنی گندم ریلیز کرتی ہے آٹا ملوں کو تو ان کو کہتی ہے کہ یہ آٹا آپ گرین کلر کی بوری میں ڈالیں تاکہ حکومت کو پتہ لگے کہ یہ گندم پس کے آٹا بن کے دکانوں میں آ گئی ہے. صحیح. سندھ میں کوئی ایسی کوئی ریگولیشن ہی نہیں, کوئی اس پہ چیکس ہی نہیں, اور عوام جو ہے اللہ معاف کرے کہ 1400 1450 کا آٹا خرید رہی ہے. تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں سر کہ وفاق بالکل بے بس ہے, یعنی ٹھیک ہے آپ کی میں سمجھ سکتی ہوں بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی نا اہلی ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, کمپٹنسی نہیں ہے, وہ تمام باتیں اگر سامنے آتی بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ وفاقی حکومت تو پورے پاکستان کی ہے نا, تو اگر یہ irregularities سامنے آ رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے بالکل ہاتھ بندھے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں اگر آپ بائی دا بکس چلیں نا تو ایک ہے 18 امینڈمنٹ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی اس کے بعد اگلی بات پہ میں آ رہا تھا کھاد کا. کھاد حکومت جو ہے 1780 روپے کی بوری دے رہی ہے, پوری دنیا میں اس وقت 10,000 روپے کی بوری ہے. اب پتہ یہ لگا کہ یہ کھاد کیونکہ ابھی گندم کا جو ہے وہ لگ رہی تھی فصل لگ رہی ہے تو اس کے لیے کھاد ضروری ہوتی ہے. کیا ہوا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بے بسی کیا ہوتی ہے. پنجاب اور جو سندھ کا بارڈر ہے, اگر پنجاب میں کوئی گندم وہ کھاد کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور وہ 1 کلومیٹر سندھ کے بارڈر میں لے جائے تو نہ وفاقی حکومت نہ پنجاب کی حکومت اس پہ آپریشن نہیں کر سکتی اور اس سے وہ چیز نہیں کر سکتی. تو حکومت نے کیا کیا پچھلے دنوں جو ہے کھاد بھی جو ہے اس طرح کر کے بلیک مارکیٹنگ شروع کی تھی, ذخیرہ اندوزی. پرائم منسٹر انوالو ہوئے, انہوں نے جو ہے پنجاب کو آرڈر کیا, سندھ کو آرڈر کیا. پنجاب نے کم از کم جو ہے 250 جو ہے گرفتاری کی, 3 لاکھ بوریاں برآمد کی. سندھ نے 1 بوری نہیں کی اور ان کے روزانہ وزیر آ کے کہہ دیتے ہیں کھاد نہیں مل رہی, کھاد نہیں مل رہی, کھاد نہیں مل رہی. اس طرح کیسے کام چلے گا؟ مصبل صاحب وقت میرے پاس کم ہوگا, مجھے یہ بتائیے یہ تمام چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, تھینک یو فار ہائی لائٹنگ دس, لیکن مجھے بتائیے کیا وفاق کچھ نہیں کر سکتی؟ آپ نے کہا کہ بھائی 18ویں ترمیم کے بعد یہ حصہ ہی نہیں بنتا. چلے اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 نہیں 2 پاکستان ہوں گے تو کیا کہیں نہ کہیں سزا دی جا رہی ہے سندھ کو, کیونکہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا وہ اثر و رسوخ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے اگر میں مثال کے طور پہ یہ صحت کارڈ کی بات کروں, کیوں نہیں سندھ میں صحت کارڈ لانچ ہو سکتا؟ اگر اس بارے میں تھوڑی سی آگہی دیں ہمیں. اچھا دیکھیں, اسی طریقے سے یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں صحت جو ہے صوبوں کے پاس چلی گئی اور صوبوں کا بجٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے صحت کارڈ جو ہے خرچ کرتی ہے. وفاقی حکومت نے تمام صوبوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کیمپین کی کہ اب دیکھیں ایک تو سرکاری جو آپ کو پتہ ہے اسپتالوں میں بہت سارے مسائل ہیں, وہاں پہ جو ہے کمپیٹنسی کا بھی مسئلہ ہے, 10,000 ایکسس کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ ایک صحت کارڈ لانچ کیا جو ایک یونیورسل کارڈ تھا جو کے پی سے شروع ہوا, پنجاب میں آیا. سندھ حکومت کو کہہ رہے ہیں آئیں ہم آپ کے اس برڈن میں ہم آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. صحیح. تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں یہ ڈاکے کے مترادف ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ڈاکے کے مترادف ہے. اگر آج آپ کی جیب میں کارڈ ہوگا اور آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو تسلی نہیں ہے اگر اس ہاسپٹل سے علاج کرانے کی, آپ دوسرے ہاسپٹل جا سکتی ہے اپنی مرضی سے, یہ کیسا ڈاکہ ہے؟ تو وہ جو ہے کیونکہ ایک ہیلتھ میں 200-250 ارب روپے صوبوں کی ایک صوبے کی سپینڈنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہاں سے بھی جب چوری بند ہوگی. اچھا اب ذرا آ جاتے دیکھیں, یہ تو آپ ریزسٹنس کی بات کر رہے کہ سندھ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت ہمارا شعبہ, اس پہ ہمیں ڈکٹیشن نہ دی جائے. چلیں یہ ان کا پولیٹیکل سٹانس ہے, یہ ان کا اصولی نظریاتی سٹانس ہے. مجھے یہ بتائیے آج کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں مزمل صاحب, یو آر این اکانومسٹ بفور بینگ اے اسپوکس پرسن فار دا منسٹری آف فائنانس. ہر اخبار یہ چیخ رہا ہے جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا لاہور کی تقریب میں کہ 440 ارب روپے مختص کیے جائے
जा रहे हैं, हाउ इज दिस सस्टेनेबल? यानी आपके एम्प्लॉयर्स की तरफ से कोई इसके अंदर इनले नहीं है, ये जो हुकूमत सब्सिडाइज करने जा रही है अद्वियात को, हेल्थ केयर सिस्टम को फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, ये सस्टेनेबल कैसा होगा? इस वक्त तो हम शादियाने बजा रहे हैं, बहुत खुश हैं कि जी ये 3 सूबों में लॉन्च हो रहा है, वहां के शहरियों के पास बड़ी सहूलत है, लेकिन अगर ये सिर्फ पेंशनर्स की आउटले है, ये प्रोग्राम सस्टेन कैसे करेगा? नहीं देखें, इसको आप थोड़ा सा गलत ले गई। ये जो है, ये वफाकी हुकूमत के अलावा जो सूबाई हुकूमतों का हेल्थ बजट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, अरबों रुपए में होता है। तो ये जो हेल्थ बजट है इसको रिफॉर्म किया जा रहा है। उसमें वफाक और ये कह रहे हैं कि हम हेल्थ कार्ड देते हैं लोगों को, ताकि वो जो है हर घराने को पता हो कि वो कितने का इलाज करा सकते हैं और कहीं से भी करा लें। तो ये एक रिफॉर्म है, ये रीस्ट्रक्चरिंग है। आप उसी पूल को जो है एफिशिएंट कर रहे हैं और उसमें वफाक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रही है, सिस्टमैटिक कर रही है। सिंध हुकूमत कहती है नहीं हमने तो वो जो 1900 के जमाने पे चलना है, आप हमारी हेल्थ को बजट दे दें, हमारा हेल्थ जाने किस अस्पताल को हमने कितने पैसे देने। आपको पता है किताबों में उनके अस्पताल है, अस्पताल भी नहीं है इनके, क्या बहुत सारे सूबों के। इससे क्या होगा कि ये कम से कम जो हेल्थ का बजट है वो जो है एक हुकूमत के करंदों के हाथों से जो है अवाम के अपने हाथ में आ जाएगा और वो अपने हिसाब से इलाज कराएंगी, सही जगह से इलाज कराएंगे। सही। तो ये रिफॉर्म है, लेकिन उसमें भी वो हाथ नहीं दे रहे, वो कह रहे नहीं। फिर आपको एक और मजे की बात बताऊं, वफाकी, अभी आपने महंगाई की बात की। नहीं सर, मैं सेहत कार्ड पे रहना चाहूंगी। देखिए इस वक्त जो मेरे सामने सिनेरियो है, ये हेल्थ कार्ड मेडिकल इंश्योरेंस दे रहा है सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल तबका है। इसके मुताबिक 17 नहीं सर, जो जिसके पास भी सेहत कार्ड होगा 1755 रुपए यानी 1755 रुपए पर फैमिली पर एनम के ऊपर इसको किया गया है। इंटरेस्ट रेट आपके सामने 7% का तखमीना लगाया गया है। कल की आपके सामने खबर है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ मुझे बहुत अचंभा है इस बात का कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर 3 रुपए की दवा 7 रुपए की हो गई तो क्या मसला है, सेहत कार्ड जिनके पास होगा वो बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, अब तो रौला ही कोई नहीं है। तो सिंध वाले रौला किधर डाले और सबसे बढ़कर वो मिडिल क्लास रौला किधर डाले जिसके पास सेहत कार्ड नहीं है? आपने हर पाकिस्तानी को तो सेहत कार्ड नहीं दिया ना, यानी आई एम नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। तो कल अगर मैं 3 रुपए की दवा 7 रुपए में ले रही होंगी तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और ये तो बिल्कुल वही फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले मैरी एंटोनेट वाली बात है कि इफ दे डोंट हैव ब्रेड प्लीज गिव देम केक्स। प्लीज जरा इस पे रोशनी डालें। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि 3 रुपए की दवा 7 रुपए वाली दवा का मसला क्या था। देखें 2013 से 2018 तक ना दवाओं की कीमतें जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अलाउ नहीं किया था, बढ़ने नहीं दी थी। तो बहुत सारी सर उस पर मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, वो आपकी बात सही है, बहुत अरसे तक सब्सिडी नहीं थी, इस पे मैंने बकायदा प्रोग्राम किया। लेकिन जो लोग नहीं सर जो इसके हामी थे वो आके खुद कह के गए। इस वक्त मसला और है, आप 17% आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेंगी तो मैं क्या जवाब दूं? आप फिर सर मैं आपको आर्ग्यूमेंट डाला, आप अद्वियात, मैं आपको एक उसकी लॉजिक बता रहा हूँ कि आप 3 और 7 की दवा क्या कहना चाह रही है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वो आप फिर कंप्लीट नहीं करने देंगी तो मेरा फायदा नहीं है आपके पास आने का। जी मुजम्मिल साहब बताइए। पढ़ के सुना दे सबको। जी मैं बैठ के तुम चुप करके मैं भी सुनता हूँ अखबार आपकी। नहीं अखबार की बात ही नहीं है सर, मैं तो आपसे आप मेरी उस बात अच्छा प्लीज रिस्पॉन्ड कोशिश करें प्लीज। अगर 30 सेकंड देंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। जी फरमाइए। देखें जो दवाई की कीमतें नहीं बनी थी तो वो दवा की बड़ी नहीं थी, तो दवा कंपनियों ने वो दवाई बनाना छोड़ दी। तो वो 7 की जगह जो है कहीं 20 की कहीं 50 की मिल रही थी। अब हुकूमत ने क्या किया कि उनकी कीमत बढ़ाई, जिससे अब उन्होंने वो दवा बनाना शुरू कर दी। जो 25 रुपए की दवा मिल रही थी वो 7 रुपए में वापस मिलने लग गई है। ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब मैंने भी पढ़ा था, ये इंटरनेट पे पढ़ा था सर। नाउ मे आई रिस्पॉन्ड टू दैट। 7 मिल गया है तो आप क्या बात है सर? मे आई रिस्पॉन्ड टू दैट नाउ? आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही थी। इस पर पूरा प्रोग्राम हमने किया है जो फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन तौकीरुल हक साहब के साथ आपका ये आर्ग्यूमेंट बजा है कि मेडिसिन की प्राइस नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने कहा इट्स नॉट कम्पेटिटिव, इसकी वजह से स्मगल्ड और काउंटरफीट मेडिसिन आ रही है, इन अद्वियात की कीमतें बढ़ाइए। वो बात हो चुकी है। इस वक्त बात की जा रही है कि आईएमएफ की तरफ से जो नई तरमीम या नई कंडीशंस ऑफर कर रहे हैं उसमें 15 से 17% मजीद टैक्स लगेगा ऑन द इम्पोर्टेड ईएमआईज, जो कि जरूरी है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए अद्वियात को बनाने के लिए। ये मजीद जब 17% आप उसके ये जब टैक्स इसके ऊपर लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा, तब अद्वियात की कीमतें ऊपर जा रही है। इसके ऊपर इशारा कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? देखिए पहली तो बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी कल आपके चैनल ने दबा के लिखा दिया कि जी मिनी बजट कैबिनेट में आ रहा है, वो नहीं आया।
Okay. तो आप लोगों की खबरें इस वक्त तमाम की तमाम जिसे कहते हैं गलत है। लेट द मिनी बजट कम और उसके बाद देख लीजिएगा कि किसमें क्या चीज आ रही है, किसमें क्या चीज नहीं आ रही। और आपने भी शुरू में भी कहा कि पेट्रोल की कीमत 4 रुपए बढ़ती रहेगी, वो 1 तारीख को नहीं बढ़ी थी। हमने 4 रुपए लेवी भी बढ़ाए और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी। इसी तरीके से अभी आपने कहा बिजली की कीमतें इस तरीके से बढ़ेगी, वो भी आपने गलत फिगर दी है। बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन एनीवन एल्स। तो अभी मिनी बजट आने दें और उसके बाद इस पे बहुत टाइम होगा बहस करने का कि कौन सी जगह टैक्स लगे कौन सी नहीं। अभी आपको मैं बता दूं, ये टैक्स एग्जेम्पशन हट रही हैं और ये सिर्फ जो आईफोन यूज करते हैं, जो हाई एंड गैजेट्स यूज करते हैं, जो हाई एंड लग्जरी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसमें सेल्स टैक्स क्यों नहीं लें हम। और आपको पता है टैक्स लेने का मैकेनिज्म क्या होता है। अभी आपने कहा ये हेल्थ कार्ड कैसे देंगे, कैसे स्पॉन्सर करेंगे। अगर हम रिच को टैक्स लगा के पुअर पे उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर क्या मैकेनिज्म है। आप मुझे बताएं, आप तो रिच को सपोर्ट कर रही हैं यहाँ बैठ के। दूसरी तरफ आप गलत बात कर रहे हैं। मैं रिच की बात ही नहीं कर रही, मैं तो मुतवस्सित तबके की बात कर रही हूँ जो दोनों तरफ से पिस रहा है। ये जो है आईफोन तो मुतवस्सित तबका नहीं यूज करता। और मुझे एक तो नंबर 1 मुझे एक बात बताएं, मैं रिच को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन रिच से नफरत भी नहीं करनी चाहिए। ये सरमायादार तबका भी आप ही के मुल्क है और ये आगे जाके स्पेंड करेगा तो दे विल क्रिएट मोर वेल्थ। इक्विटेबल कर रहे हैं उसको। अगर वो हाई कंजम्पशन कर रहा है, मुल्क के रिसोर्सेज पे बर्डन बन रहा है, बाहर फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं, तो हम उसको टैक्स कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, इस बात पे तो इख्तिलाफ ही नहीं है, आप हदफ बदल रहे हैं। हमारा जो इस वक्त मौकफ है, हम बात कर रहे हैं अशय खुर्दोनोश की। आपने बहुत अच्छी पॉलिसीज का यहाँ पे हुकूमत इजरा कर रही है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो सबसे अंडर सर्व्ड है उनके लिए आपने कहा कि एक सब्सिडी, एक सपोर्ट, एक तरह से एहसास प्रोग्राम भी मौजूद है, सेहत कार्ड भी मौजूद है। आपने कहा जो सबसे ज्यादा अमीर तबका है उसको टैक्स किया जाना इक्विटेबल सोसाइटी के लिए जरूरी है। टैक्स जो भी चोरी करे उसको हमने टैक्स नेट में लाना है। नहीं, यहाँ पे चलिए एग्जेम्पशन भी हटा दीजिए, आप टैक्स नेट बढ़ाइए, लेकिन मुतवस्सित तबका कहाँ जाए। मुझे आपकी गुफ्तगू में सबसे अच्छी बात ये लगी, आपने कहा कि अभी तक जितने खदशात हैं वो इतने ज्यादा उनमें कोई फाउंडेशन मौजूद नहीं है। एंड वी आर होपिंग दैट यू विल प्ली आवर केस रादर देन कि हम सिर्फ रिच और पुअर की बात करें। व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए कोई पैगाम जाने से पहले। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अब आप आ जाए, मुतवस्सित तबके को भी एड्रेस कर रहे हैं और रिच क्लास को भी एड्रेस कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ एग्री करता हूं कि इस मुल्क में जिसके लिए पॉलिसी नहीं है अभी तक, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। और मिडिल क्लास वो है जो बेचारा जो है उसको जिस तरीके से लगा दो, क्योंकि वो अपनी चीजों में इतना बिजी होता है कि वो शोर भी नहीं कर पाता ज्यादा। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मिडिल क्लास जो है इस मुल्क में, इस मिडिल क्लास के लिए पॉलिसी नहीं है। उसमें अब एक कोशिश हो रही है, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट में लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, हाउसिंग लोन्स, ये तमाम चीजें जो है उस पे ये जो है अदर देन एहसास, ये चीजें आ रही हैं और वो लॉन्चिंग पे भी हैं, आपने देख लिया पिछले दिनों। और दूसरा ये कि सेहत कार्ड की आप जो है ये नहीं समझे कि सिर्फ एक गरीब आदमी को मिल रहा है, इट्स अ यूनिवर्सल कार्ड, इट विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। ये एक स्टार्ट है और इट विल स्प्रेड आउट एंटायर कंट्री, एवरीवन। मुजम्मिल साहब, इट मे बी अवेलेबल टू यू बिकॉज आप पंजाब में या फेडरल में रहते हैं, मैं तो कराची में, मुझे तो नहीं मिल रहा। मैं कराची में रहता हूँ, देखें आपको और मुझे नहीं मिल रहा फिर। प्योर कराचीआइट। हाँ, और मैं जिंदगी भर कराची, और मैं बहुत ज्यादा टैक्स भी देता हूँ। मेरा दिल कभी कभार वो होता है कि मैं टैक्स इतना देता हूँ तो मुझे कराची में पानी खरीदना पड़ता है। आपको मुझे सेहत कार्ड नहीं मिल रहा, बारिंग सिंध बार बार बात हो रही है, आपको और मुझे नहीं मिल रहा ये कार्ड। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग एंड फॉर अग्रीइंग विद अस के इस वक्त मिडिल क्लास तबके के लिए भी पॉलिसी मेकिंग की, एक सेफ्टी नेट की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है। अगर हम एक इक्विटेबल सोसाइटी की बात करते, कोई भी ऐसा मुल्क जो तरक्की करता है वो अपनी बैकबोन यानी मिडिल क्लास के बलबूते पर करता है, एंड वी डेफिनेटली नीड पॉलिसीज फॉर देम। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।